तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेलवे की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं आज आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास लेकर आया हूँ। और यह जो क्लास होगी हमारी 40 में 40 की तैयारी कराई जाएगी। और यह जो क्लास होगी हमारी इंटर लेवल की, और इंटर लेवल के साथ साथ प्लस हमारा ग्रेजुएशन लेवल, यानी एक ही वीडियो में, यानी देखिए 40 प्रश्न आपके आने हैं जीएस से। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और यह गोरिल्ला सीरीज हमारी, और यह मॉक टेस्ट हमारा 10वां है। इससे पहले आप लोगों ने 9 मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो गोरिल्ला सीरीज़ की मॉक टेस्ट मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से कंटिन्यू वॉचिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए, आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है और इसका जवाब दीजिए। पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं प्रश्न पढ़ूंगा और 2-4 सेकंड के लिए रुकूंगा। जब तक आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्र सेना आज़ाद हिंद फौज की एक विरासत इकाई बितगिलियोन आज़ाद हिंडोस्टर का गठन किया गया था। तो देखिए, विकल्प में दे रखा है जापान है, जर्मनी है, इटली है और सिंगापुर है। सोच लीजिए उत्तर क्या होगा, फिर मैं उत्तर आपको बताता हूँ। तो चारों विकल्प में से देखिए, हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह विकल्प नंबर सी, इटली हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का, देखिए, विश्व युद्ध के दौरान 1942 में, कब, तो 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा गठित एक सशस्त्र बल था। सेना का उद्देश्य जापानी सहायता से भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित कराना था। शुरू में 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर के पतन के तुरंत बाद 1943 में, यानी एक साल बाद सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में पुनर्जीवित होने से दिसंबर में पहला आईएनए ध्वस्त हो गया और बोस के आजीज हजमत ए आज़ाद हिंद की सेना की घोषणा की। तो 42 का, देखिए 31 का विकल्प नंबर हमारा इटली इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर में, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी। तो विकल्प दे रखा है लॉर्ड रिपन और लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेबेल और लॉर्ड रीडिंग। तो 4 विकल्प है, मैंने विकल्प दोहरा दिया है। अब आपको उत्तर चयन करना है कौन सा इसका उत्तर आएगा, और कमेंट में आपको बताना है। देखिए, मैं 40 प्रश्न तो करा रहा हूँ, बस आपको कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। और जो भाई कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो देखिए, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे जिन्होंने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की, और यह स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर पर था। सन 1992 में भारत के संविधान के 74वें संविधान संशोधन था, जिसमें नगरपालिका या स्थानीय सरकारों को संवैधानिक वैधता प्रदान थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा भूमि राजस्व प्रशासन की 10 साला प्रणाली डैश डैश शासक से संबंधित था। तो देखिए, विकल्प कह रहा शेर शाह सूरी और अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी और अकबर। तो 4 विकल्प है, आप सोच लीजिए कौन सा विकल्प होगा, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो भूमि राजस्व की प्रशासन 10 साला प्रणाली डैश डैश से शासक से संबंधित थे, तो यह शासक था अकबर। देखिए, भूमि राजस्व प्रशासन की 10 साला प्रणाली अकबर से संबंधित है। अकबर एक वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने राजस्व संग्रह की एक नई प्रणाली लाई थी, जिसे जब्ती प्रणाली या 10 साला प्रणाली के रूप में भी जाना जाता था। इस प्रणाली के तहत
फसल के पैदावार और 10 वर्ष की अवधि के लिए खेती की गई कीमतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया गया था। राज्य का यह हिस्सा मृदा की उर्वरता और पिछले 10 वर्षों की उपज के आधार पर भूमि के विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें आपका पोलाज था। देखिए, जिसमें आपका क्या था, तो पोलाज था। अब ये पोलाज क्या है, तो पोलाज ये है कि हर वर्ष खेती की जाती थी। और परौती था, इसमें देखिए परौती था। परौती सुनिए क्या होता है, तो परौती देखिए 2 वर्ष में एक बार इस पर खेती की जाती थी। देखिए इसमें हर वर्ष यानी आपका हर वर्ष इसमें यानी एवरी ईयर इसमें आपका जो है खेती की जाती थी। और ये आपका परौती में जो है 2 वर्ष में एक बार खेती की जाती थी। 2 ईयर में एक बार खेती की जाती थी। और एक और क्या था, तो चाचर था। चाचर में क्या होता था, तो 3 या 4 वर्ष में एक बार खेती की जाती थी। और बंजर था, देखिए एक बंजर था। बंजर की बात सुनिए, तो बंजर में क्या था, 5 या उससे अधिक वर्षों में एक बार खेती की जाती थी। तो राजस्व का भुगतान आमतौर पर नकदी पर किया जाता था। तो विकल्प हमारा अकबर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था। तो देखिए कह रहा सरस्वती नदी है, और दृश्यदती नदी है, और परुषाणी नदी है, या सुतुद्री नदी है। तो सोच लीजिए क्या होगा, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परुषणी नदी। परुषणी नदी के तट पर प्रारंभिक वैदिक काल में 10 राजन युद्ध हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार अगर बात करें तो 10 राजाओं यानी 10 राजन युद्ध की प्रसिद्ध लड़ाई जो है त्रिशु परिवार के एक भरत राजा सुदास कौन थे, तो त्रिशु परिवार के एक महान राजा थे। कौन थे, तो सुदास थे। और 10 प्रसिद्ध और जनजातियाँ थे, जिसमें आपकी कौन कौन थी, तो पुरु जनजाति थी, और कौन सी, तो यदु जनजाति थी, और तुर्वसा जनजाति थी। यानी इस तरह से 10 जनजातियाँ थीं। अनु और दुहर्दी, अलीना, पख्था, भालनस, शिव और बिस्नानिन के संग बीच हुई थी। यह 10 प्रकार की जो है जनजातियाँ थे, इन्हीं के बीच जो है यह लड़ाई छिड़ी थी। और देखिए वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच विवाद के कारण लड़ाई छिड़ी गई थी। और विश्वामित्र ने 10 जनजातियों के समूह का समर्थन किया, जिसमें 5 आर्य थे और अन्य 5 जो है अनार्य थे। आगे देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, क्या है कि अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया गया था। तो देखिए अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो विकल्प पहला देखिए क्या कह रहा है कि ऑपरेशन गोल्डन आवर। क्या, तो ऑपरेशन गोल्डन आवर। आगे देखिए फिर विकल्प क्या कह रहा है, तो 35 नंबर देखिए और है ऑप्शन कि ऑपरेशन जीरो आवर। तो यही हमारा विकल्प नंबर बी ऑपरेशन करेक्ट हो जाएगा कि ऑपरेशन जीरो आवर। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आपका शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त। कब, तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है हुआ था। और महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बीच बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। अगर बात करें तो भारत आंदोलन छोड़ो के नारे दिए गए थे। गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी का नारा क्या था, तो करो या मरो, करो या मरो। यह गांधी जी का जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा था। यह एक शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता प्रदान करने का आग्रह करना था। और कांग्रेस की मांग थी क्या, तो INC का जब गठन हुआ यानी कांग्रेस की मांग क्या थी,
तो भारत पर ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत हो। क्या हो? तो पहला जो था वह भारत पर ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत हो, और दूसरा जो था वह था कि सभी प्रकार के साम्राज्यवाद और फांसीवाद से अपनी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा। और तीसरा सुनिए क्या था? तो तीसरा था ब्रिटिश वापसी के बाद ब्रिटिश वापसी के बाद तो ब्रिटिश वापसी के बाद अस्थायी सरकार का गठन। ये तीन जो था वह कांग्रेस का मांग थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो विकल्प कह रहा कि 1906, 1909, 1911 और 1913। तो बताइए कौन सा हो जाएगा उसका उत्तर, फिर मैं आपको प्रश्न बताता हूँ। तो 34 का विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, 1911। देखिए 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। 1905 में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इसका विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को इसका विभाजन करने की घोषणा की गई थी। और बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। और बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का जो है कार्य करना था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ प्रमुख विरोधियों में से एक था। लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द कर दिया था। अब भारत के विभाजन का एक मुख्य रूप था 1947 में दूसरी बार बंगाल का विभाजन हुआ। आगे देखिए क्या कह रहा है 37 नंबर प्रश्न। कह रहा प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोधगया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया? तो कह रहा कि अजातशत्रु, अशोक, देवपाल और धर्मपाल। तो उत्तर आप चुनिए कौन सा होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हो जाएगा अशोक हो जाएगा। महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व सम्राट महान अशोक द्वारा करवाया गया था। महाबोधि मंदिर गया दुनिया भर के सभी बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यह कहाँ पर है? तो गया कहाँ है? तो बिहार में। गया कहाँ है? तो गया जो है वह बिहार में है। अब देखिए आगे कि यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल है जहाँ भगवान बुद्ध को उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और शाब्दिक रूप से महाबोधि का अर्थ होता है महान जागृत मंदिर। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा कि मिलनकोविच चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कह रहा है सम सपाट चक्र से, महाद्वीपीय बहाव की अवधि से, और पृथ्वी की विकेंद्रता और अक्षीय झुकाव और पूर्वता में भिन्नताएं। और डी कह रहा है पृथ्वी की भूचुंबकीय उत्क्रमण चक्र। तो मिलनकोविच चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विकल्प चुनिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। चुन लिए होंगे। तो 38 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा 38 का होगा विकल्प नंबर सी, पृथ्वी की वक्रता, अक्षीय झुकाव और पूर्वता में भिन्नताएं। देखिए और वर्तमान हिमयुग यानी मिलियन वर्षों के अंतिम युगल के भीतर पृथ्वी के हिमच्छादित और अतिसंक्रमण काल के एपिसोडिक प्राकृतिक रूप से सूर्य के पृथ्वी के परिवेश में चक्रीय परिवर्तन के कारण हुए थे। और पृथ्वी की विलक्षणता, अक्षीय झुकाव और पूर्वता में भिन्नता में 3 प्रमुख चक्र शामिल हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मिलनकोविच चक्र के रूप में जो है जाना जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा बड़ा है, मैं छोटा कर दूं। देखिए क्या कह रहा है, अब दिख रहा होगा आपको। कह रहा है क्या कि कुछ कारणों के कारण
यदि तितलियों की प्रजाति की आबादी भारी गिरावट आई है, यानी कुछ कारणों के कारण जो तितलियां हैं उनकी प्रजातियों की आबादी में भारी गिरावट आ गई है, इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। तो विकल्प पहला सुनिए क्या कह रहा है। कुछ पौधों का परागकण प्रतिकूल अभाव डाल सकता है। और दूसरा कह रहा है कि कुछ खेती वाले पौधों के कवक संक्रमणों में भारी वृद्धि हो सकती है। और तीसरा देखिए कह रहा है कि यह कुछ प्रजातियों के ततैया, मकड़ियाँ और पक्षियों की आबादी में गिरावट का कारण बन सकता है। तो 4 विकल्प दे रखा है, केवल एक और 3, केवल 2 और 3, और डी कह रहा कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों हो जाएंगे। तो 39 का सोचिए कौन सा हो जाएगा। तो विकल्प हमारा इसमें केवल 1 हो जाएगा। 39 है ना, 39 का देखिए विकल्प नहीं, 1 नहीं होगा, हमारा विकल्प नंबर सी होगा, यानी पहला हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। यानी तितलियों में जो आपकी भारी गिरावट आई है वह किसके कारण, तो मधुमक्खियों और तितलियों पौधों के परागकरण और पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये देखिए दूसरा कह रहा है कि कुछ खेती वाले पौधों के कवक संक्रमण में भारी वृद्धि हुई है। तो ये बेतुकी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा सुनिए, तीसरा है यह तितलियों के कुछ सामान्य शिकारी जैसे तितैया, चींटियाँ, परजीवी मक्खियाँ, पक्षी, सांप, टांडे, चूहे आदि, इसलिए तितैया की आबादी में जो है काफ़ी गिरावट आई है और खाद्य श्रृंखला में प्रतिकूल प्रभाव इससे जो है पड़ेगा। विकल्प सी हमारा पहला और तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए, देखिए क्या हो रहा है। कह रहा कि अरुण ग्रह की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है। तो पहला विशेषता सुनिए क्या कह रहा है कि यह एक दिशा में घूमता है जो पृथ्वी के घूमने की दिशा की विपरीत है। और दूसरा यही कह रहा है कि इसमें शून्य अक्षीय झुकाव है। और सुनिए इसमें कह रहा है कि कथन इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहला, दूसरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें केवल आपका विकल्प नंबर 1 सही होगा। इसमें विकल्प नंबर आपका केवल 1 सही होगा कि अरुण ग्रह जो है ना, अरुण ग्रह शुक्र की तरह अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है घूमता है। कौन, तो यह जो आपका दे रखा है क्या, अरुण ग्रह जो है शुक्र की तरह, शुक्र ग्रह की तरह यह जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है यह घूमता है, जो पृथ्वी के विपरीत दिशा है। इसलिए कथन आपका 1 सही होगा। कथन देखिए क्या कह रहा है, 41 नंबर है ना, देखिए क्या कह रहा है 41, हाँ, कह रहा कि भूमध्य रेखा के आसपास एक दबाव वाला क्षेत्र है जहां प्रचलित हवाएं शांत हैं। और सेकंड कथन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भूमध्य रेखा पर गर्मी के कारण कम दबाव होता है जो वायु को ऊपर उठाती है और उत्तर और दक्षिण दोनों की ओर जो है जाती है। तो इसमें कथन आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और कथन जो दो है ना वह एक की सही व्याख्या करता है। देखिए अगर बात करें 41 नंबर की, तो छोड़िए इसमें कोई बजाने लायक कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर 2-4 क्वेश्चन आपके थोड़े से बड़े हैं, बाकी आपको छोटे छोटे मिलेंगे, अंत तक बने रहिए। 42 नंबर देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला देखिए कह रहा है कि वह क्षेत्र जहाँ वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और दूसरा यही कह रहा है कि वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तीसरा कह रहा है कि औसत आर्द्रता जो है 75% से अधिक होती है। और चौथा ये कह रहा है कि पेड़ से पत्तियां नहीं झड़ती हैं। तो उपरोक्त कथनों में से किस प्रकार की वनस्पति को यहाँ पर बात की जा रही या दर्शाया जा रहा है। आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 3 विकल्प तो आपको दिख रहे हैं, इसमें इसी में से आपका एक उत्तर होगा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि देखिए, अगर बात करें गर्म और आर्द्र भूमध्य रेखाएं जलवायु में, अगर इस तरह की जलवायु भूमध्य रेखा 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी दक्षिण के बीच में पाई जाती है। तटवर्ती व्यापारिक हवाओं का प्रभाव मानसून के प्रभावों के साथ संशोधित जलवायु भूमध्य रेखा जलवायु को जन्म देता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार की यह सारी विशेषताएं हैं। ये जो दे रखा है ना आपका ऑप्शन में, ये सारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार की जो है विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपको छोटा क्वेश्चन मिलेगा, अब उत्तर दीजिए। कह रहा कि भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, विकल्प कह रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डी कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो 43 का कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, पहला हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। आर्थिक परिवर्तन पहली बार 1991 में देखने को मिला। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गई थी और दिशा को मौलिक रूप से एक उदार और खुली अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया था। आगे देखिए, 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है डैश डैश लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा का जो है, अगर पद चाहिए या आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, ये तो सबको पता होगा कि आपका 25 वर्ष। लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 84 के बी में यह मेंशन है, यह कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु का यह प्रावधान करता है। आर्टिकल 84 का जो है बी में यह आपका मेंशन कर रखा है। संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में जाना जाता है या जाना गया है? तो देखिए, प्रश्न कह रहा है भारत का कर्मचारी चयन आयोग यानी आपका एसएससी, और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, या यही कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग। तो संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में जाना जाता है? तो अब आप डिसाइड कीजिए कि 45 का कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, संघ लोक सेवा आयोग, यानी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए, अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग को भारत में संविधान द्वारा योग्यता प्रणाली के रूप में प्रहरी में देखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग आमतौर पर यूपीएससी के रूप में संक्षिप्त यानी भारत सरकार के तहत सभी समूह यानी समूह ए के जो अधिकारी होते हैं वह भारत के प्रमुख केंद्रीय भर्ती संस्था होती है। 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, 1 अक्टूबर 1926 में, और संघ लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर आज के समय में संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। अब बढ़ते हैं 46 नंबर की ओर। देखिए, 46 प्रश्न क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? तो देखिए, आर्टिकल 121, आर्टिकल 135, आर्टिकल 143, यह अनुच्छेद आपका 72।
तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, यानी उनके अधीन रहता है? तो 46 है। फटाफट उत्तर चुनिए, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आर्टिकल 143। देखिए, अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता है। कौन कौन से? तो 2 कौन कौन से हैं? तो सार्वजनिक महत्व। कौन सा? तो सार्वजनिक महत्व। सार्वजनिक महत्व है। और दूसरा क्या है? तो पूर्व संविधान, संधि, समझौता, सहभागिता, सदन या अन्य समान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले कोई भी प्रश्न, यानी 2 तरह के जो है यह सलाह लेने के लिए जो है अधिकृत करता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। 47 कह रहा कि मनुष्य के लिए आवश्यक 3 महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? तो 4 विकल्प आपके सामने नज़र आ रहे हैं। आपका साइंस का क्वेश्चन है और आप कमेंट में बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा, या आप चुनिए खुद ही। तो देखिए, पहला हमारा हो जाएगा तांबा, जिंक और आयोडीन। यह मनुष्य के लिए आवश्यक 3 महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कह रहा चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम है क्योंकि उनके पंखों से क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है? तो कह रहा कि अवरक्त किरणें, अल्ट्रासैनिक किरणें, ध्वनि तरंगे और पैराबैंगनी किरणें। यानी जो चमगादड़ होते हैं वह अंधेरे में उड़ते हैं। ऐसा क्यों? कि उनके पंखों से क्या पैदा होता है? तो 4 विकल्प मैंने दोहरा दिया, आप उत्तर चयन कीजिए। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्ट्रासैनिक तरंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पंखों से अल्ट्रासैनिक तरंगे जो है पैदा होती हैं। आगे देखिए, निम्न दिए गए चित्र पर, यानी आपको एक फिगर दिया रहेगा, आपको जो है उत्तर का चयन करना है। यहाँ देखिए, आप फिगर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये आपकी आयु दे रखी है। ये क्या है? ये आयु है और ये आपकी कैलोरी है। कैलोरी यहाँ से आपकी उठ के जा रही है, यहाँ से फिर ऐसे करके आपके यहाँ आ रही है। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो लड़कों और लड़कियों दे रखा है। कह रहा कि उपरोक्त आंकड़ों में लड़कों और लड़कियों द्वारा प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी शामिल ग्राफ से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लड़के और लड़कियों के लिए सामान्य कैलोरी की आवश्यकता कितनी होगी। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका डार्क वाली लाइन है, डार्क वाली, यानी ये डार्क वाली जो लाइन है ना, ये जो है लड़कों का है, और ये आपकी डैश वाली जो लाइनें हैं वह गर्ल्स की हैं। तो ग्राफ को देखिए और बताइए कि कितनी ऊर्जा जो है आवश्यकता होगा बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तो अब पहले आप देख लीजिए। तो आयु के अनुसार पूछ रहा है ना, तो देखिए विकल्प यहाँ देखिए कह रहा है कि लगभग उसी आयु में चरम मूल्य तक पहुँच जाता है। 13 वर्ष की आयु तक लगभग इसी दर से बढ़ता है और हर आयु में काफ़ी अलग है। और डी कह रहा 17 वर्ष की आयु तक समान होगा। तो प्रश्न मैं एक बार और दोबारा रिपीट करके आपको दिखाता हूँ। कह रहा उपरोक्त आंकड़ों में लड़कों और लड़कियों द्वारा प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी शामिल है। ग्राफ में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लड़कों और लड़कियों के लिए सामान्य कैलोरी की कितनी आवश्यकता हो सकती है। तो देखिए, अगर हम बात करें, फोर्टी 49 नंबर प्रश्न है, 49 प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 वर्ष की आयु तक, देखिए यहाँ दे रखा है कि 13 वर्ष की आयु तक लगभग इसी दर से बढ़ता है। यानी दिए गए जो ग्राफ दे रखा है, 2 अलग अलग रेखाएं हैं। यहाँ देखिए बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। यहाँ देखिए अलग अलग 2 रेखाएं आप यहाँ देख रहे थे। ये आपकी जो है ये बॉयज़ की है, ये लाइनें जो है वह गर्ल्स की हैं। तो आवश्यक कैलोरी की जो है प्रतिनिधित्व करती है। ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि 13 वर्ष की आयु तक लड़कों और लड़कियों के लिए कैलोरी की आवश्यकता लगभग समान दर जो है वह बनी रहती है 13 वर्ष की आयु तक। अब देखिए आगे कह रहा कि विज्ञान में नियमों और सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो दो विकल्प तो आप दिख रहे हैं, इनमें बताइए आपको कौन सा विकल्प होगा। दो विकल्प है, इन्हीं में से आपका दोनों में से उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, अगर बात करें संक्षिप्त में तो यह अवलोकनीय घटना के सामान्यकृत विवरण है, मुख्य रूप से अवलोकन पर निर्भर करता है और प्राकृतिक घटना के द्वारा टिप्पणी कर इसे जो है संरक्षित करता है। आगे देखिए 51 नंबर। हाँ देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन सुनिए, कह रहा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो 4 विकल्प है, विकल्प चूज कीजिए अपने मन में, फिर मैं उत्तर बताता हूँ। भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो 41 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर ए श्रीलंका हो जाएगा। कौन सा, तो मालदीव देश भारत के दक्षिण में स्थित है और श्रीलंका मालदीव के ऐसे देश हैं जो भारत के दक्षिणी पड़ोसी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 52 नंबर कह रहा जून 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्षगांठ मनाई गई थी। तो 7वीं, 5वीं, 8वीं और 6वीं। तो 4 विकल्प हैं, अपने मन में उत्तर बताइए क्या होगा। अपने मन में उत्तर बनाइए। आप रोंग भी निकलेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपका तजुर्बा तो बनेगा। तो देखिए 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लागू महत्वपूर्ण पहलों का उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 7 वर्ष मनाने के लिए 7वीं वर्ष मनाने के लिए एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी कार्यक्रम में से एक था। तिरपन नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो एक स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT 40 का अनावरण किया है। यह विमान डैश डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, कह रहा है डेसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस, अदानी रक्षा एरोस्पेस, और सी कह रहा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, या डी कह रहा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। तो 53 नंबर है, इसमें बताइए आपका कौन सा विकल्प होगा। प्रश्न सोच देखिए और विकल्प आप एक बार अपने मन में चूज कीजिए कौन सा होगा। तो देखिए इसे ले लीजिए आप होमवर्क और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा इसका उत्तर होगा। कमेंट कीजिएगा तो तभी तो आप पता चलेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसे आप जो है 53 नंबर को स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं जो है रिकॉर्डिंग को हटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका 53 का कौन सा उत्तर होगा, या मैं बता दूँ। तो देखिए विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL यानी देखिए HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। देखिए 19 अक्टूबर 2022 को PM मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का जो है विमान HTT 40 का जो है अनावरण किया है। HTT 40 का इस्तेमाल बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण, एरोबैटिक्स यूनिमेंट फ्लाइंग और क्लोज इंफॉर्मेशन फ्लाइट्स के लिए किया गया है। आगे देखिए 54 नंबर कह रहा है कि किस मंत्रालय के साथ मिलकर कपड़ा मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए
भारतीय हस्तशिल्प हथकरघा कला संस्कृति का झरोखा संग्रह नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो कौन था? तो विकल्प देखिए, विकल्प आपका क्या क्या दे रखा है। तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा कौशल विकास मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय। तो 54 है, विकल्प हो जाएगा कला एवं संस्कृति मंत्रालय। कला और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर कपड़ा मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का झरोखा नामक संग्रह का एक कार्यक्रम आयोजन किया था। आगे देखिए, कह रहा कि 55 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, कह रहा नृत्य है, सिनेमा है, दूरदर्शन है और खेल है। तो अर्जुन पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए 55 ही ले लीजिए आप होमवर्क, इसे आप बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यानी देखिए, इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा कि सभी यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सेकंड कह रहा है यहीं सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय और समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। और तीसरा कह रहा भारत अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। तो कथन इनमें से उपरोक्त में से कौन सा सत्य होगा? तो देखिए, इसमें आपका जो कथन सही होगा ना, तो इसमें होगा 56 का ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। भविष्य निधि अधिनियम 1992, भविष्य निधि जो अधिनियम है ना 1992, ध्यान से देखिए 1952 है, 1952 है। भविष्य निधि अधिनियम 1952 के प्रावधानों में सभी प्रकार के कर्मचारियों को शामिल किया गया है जो 15,000 कितना, जिनका वेतन जो है 15,000 प्रति माह है। और वह ऐसे मजदूर जो है कर्मचारी प्रबंधन के विवेक पर और भविष्य निधि आयुक्त के उपक्रम प्रस्तुत कर ईपीएफ अधिनियम के दायरे में आ सकते हैं। 57 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्टूबर 2022 में 36वां राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला एथलीट बन गया है? कह रहा रवि कुमार, प्रिया सिंह, उदय कांबले और पूजा पाटिल। तो जल्दी अपने मन में चुन लीजिए कि कौन सा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूजा पाटिल। पूजा पटेल 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। क्या पहली एथलीट बन गई हैं? योगासन 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाला 5 खेलों में से एक है। इस भारतीय स्वदेशी खेल ने 2022 की शुरुआत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर अपनी शुरुआत की थी। 58 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किताबी ये नवरस पुस्तक का लेखक था? तो कह रहा है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, अली आदिल शाह और कुली कुतुब शाह या अकबर सेकंड। तो फटाफट उत्तर अपने मन में विचार कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इब्राहिम आदिल सेकंड। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नवरस का पुस्तक किताबे नवरस काव्य की रचना की थी। पुस्तक के 39 और 17 दोहे उर्दू में हैं। कितने? तो 39।
39 और 17 दोहे, 39 और 17 दोहे दक्षिणी उर्दू में लिखे गए हैं। ये किस में लिखे गए हैं? तो उर्दू में लिखे गए हैं। अब देखिए, यह उर्दू में लिखे गए हैं और पुस्तक यह उन रागों को इंगित करता है जिन्हें उन्हें गाया गया है। इब्राहिम आदिल सेकंड संस्कृत के प्रति समर्पित थे और संगीत के प्रति यह समर्पित थे और खुद को ध्रुपद गायक और तंबूर नामक एक वाद्य यंत्र के वादक थे। कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो फटाफट उत्तर देख लीजिए, फिर आप मुझे बताइए कौन सा होगा। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यानी राष्ट्रीय मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी AUD है। AUD है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। यह आधिकारिक तौर पर 3 स्वतंत्र प्रशांत द्वीप राज्यों किरिबाती, नाउर और तुवालू द्वारा मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। कह रहा है चेरवा नृत्य किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है? तो विकल्प देखिए, कह रहा है असम की, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो चेरव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो विकल्प फटाफट अपने मन में चूज कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो चेरव नृत्य मिजोरम राज्य का प्रमुख नृत्य है। चेरव मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप में जाना जाता है। और यह जो है नृत्य किया कैसे जाता है? तो इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चेवर किसी फसल के भरपूर पैदावार जैसे अवसरों पर 6 से 8 व्यक्तियों द्वारा ज़मीन पर क्षैतिज पर देखिए क्षैतिज रेखा जो है खींची जाती है और बांस की डंडियाँ एक जोड़ी को पकड़कर किया जाता है। चेरवा नृत्य वाद्य यंत्र के रूप में घंटों जो है ढोल का प्रयोग किया जाता है। यह मिजोरम का प्रमुख नृत्यों में से एक नृत्य है। अब देखिए 61 नंबर क्या कह रहा कि चपचर कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कह रहा कि झारखंड और गोवा, मिजोरम और केरल। तो चापचर कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो 4 विकल्प यहाँ दिख रहे होंगे, तो फटाफट उत्तर चूज कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम। देखिए चापचर कूट भारत के मिजोरम का एक प्रमुख त्यौहार है। यह मार्च के महीने में, कब? तो यह मार्च के महीने में जो है धूमधाम से मनाया जाता है। और देखिए यह झूम ऑपरेशन के उनके सबसे कठिन कार्य को पूरा करने के बाद मनाया जाता है। और यानी जंगली साफ सफाई यानी जंगलों के अवशेषों को जो है सफाई की जाती है। अब देखिए यही कह रहा है कि 62 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा कि वनों उन्मूलन का एक प्रमुख प्राकृतिक कारण है। कह रहा भारी वर्षा और भीषण सूखा, भूकंप और भूस्खलन। तो उत्तर चूज कर लिए। विकल्प होगा क्या? तो भीषण सूखा। प्राकृतिक वनों उन्मूलन का मुख्य कारण है बाढ़, जंगल यानी क्या है? तो बाढ़ है। उसके बाद क्या है? जंगल की आग है। और क्या है? जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन है और पुनर्वीकरण है, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना, कागज़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और वनों उन्मूलन से बचने का यह तरीका है। भीषण सूखा तब होता है जब किसी क्षेत्र को वर्षा की औसत मात्रा से कम या ना के बराबर पानी प्राप्त होता हो, जिसके कारण पानी की कमी फसलों की विफलता और सामान्य गतिविधियों की जो है विघटन होता है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है जैसे आपका, जिसमें आपको देखिए वनों की कटाई,
इमारतों के निर्माण जैसे विभिन्न कारकों ने सूखे को जो है जन्म दिया है। 63 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक, बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, बस क्लास ख़त्म होने वाली है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है तीव्रगामी और CPU एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करती है। कह रहा कि RAM यानी क्या कह रहा है, RAM यानी रैम और ROM यानी रोम, और कह रहा कि फ्लैश मेमोरी और कैश मेमोरी। तो 63 है तो विकल्प हो जाएगा हमारा कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी है और CPU एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में यह कार्य करती है। 64 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा 1 GB सूचना को निरूपित करता है। ये हो जाएगा आपका 1 GB में 1024 आपके MB होते हैं। क्या होते हैं, 1 GB में 1024 MB जो है निरूपित होता है। 65 नंबर देखिए भारत में कितने प्रमुख जैव भूगोलिक क्षेत्र हैं। तो टोटल कितने हैं, तो 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से, तो देखिए कौन कौन से, तो एक पहला तो हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय, पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हिमालय, दूसरा हो जाएगा हिमालय। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा रेगिस्तान, रेगिस्तान। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आर्द्र शुष्क। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा पश्चिमी घाट और दक्कन का पठार, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। और 10वां जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तट के पास मौजूद द्वीप है। यह भारत में यह प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, यानी कितने, तो टोटल 10 हैं। कह रहा कि क्या कह रहा, थेल की पुस्तक डैश डैश द्वारा रचित एक कविता है। कह रहा जॉन मिल्टन है, और जॉन मिल्टन और शेक्सपियर और विलियम्स ब्लैक और अलेक्जेंडर पोप। कह रहा थेल की पुस्तक द्वारा रचित एक कविता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विलियम ब्लैक। देखिए द बैक ऑफ थेल विलियम ब्लैक की एक कविता है। दिनांक 1789 से संभवतः 1788 से 1990 की अवधि में यह रचित की गई थी। 1790 के अवधि के दौरान जो है इसकी रचना की गई थी। कह रहा कि राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में किस राज्यों में मौजूद वनों का घनत्व सुधार करने का उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो यह जो राज्य हो जाएगा ये झारखंड हो जाएगा। कौन सा, तो झारखंड हो जाएगा। ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन या आमतौर पर ग्रीन इंडिया मिशन को कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को संबोधित करने के लिए भारत का कार्य योजना के तहत उल्लेखित 8 मशीनों में से यह एक है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। तो उज्ज्वला योजना का लाभ बहुत लोग उठा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि उज्ज्वला योजना जो है कब शुरू की गई थी। तो यह शुरू की गई थी वर्ष 2016 में। PMU इसका क्या नाम है, तो PUMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ खाना पकाने के लिए LPG प्रदान करना, मुफ्त गैस सिलेंडर। कह रहा व्हाट वाज जैक्स फुल नेम इन द लेसन थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल में जो जैक्स था उसका फुल क्या नाम था, ये पूछ रहा है।
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाल्टर बार्डेन जैकी फिन्ने, यह हो जाएगा पहला। अब लास्ट प्रश्न होगा और फिर हम यहीं क्लास को समाप्त करेंगे। कह रहा दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित पहला अनुसंधान बेस स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कह रहा कावेरी बेसिन, श्रीलंका, अंटार्कटिक और अंटार्कटिका। तो दक्षिणी गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित पहला अनुसंधान बेस स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंटार्कटिका में हो जाएगा। तो ये थे हमारे 40 नंबर। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको कमेंट में बताना कि 40 में आपका क्या स्कोर रहा। तो फिर मिलेंगे। अगर आप सब क्लास पूरा देखे हैं और क्लास पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो जितना हो सके आपके घर में कोई भाई बहन या मित्र तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल पर आपको जो है कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।